Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ में फैराडेज फर्स्ट लॉ बेटा अपन देखेंगे. फैराडेज फर्स्ट लॉ. एंड फैराडेज फर्स्ट लॉ हम ये कह सकते हैं व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed circuit changes an EMF is induced in the circuit the induced EMF lasts so long as the change in flux continue. ये फर्स्ट लॉ है जो अपन कह रहे कि डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है. Faraday's first law, whenever magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts so long as the change in flux continues. अपन कह रहे कि चेंज इन फ्लक्स जब तक कंटिन्यू होगा तब तक अपन कह रहे कि EMF है वो इंड्यूस होगा. अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इसने डिफाइन किया है. अभी फैराडेज सेकंड लॉ की हम बात करते हैं. फैराडेज सेकंड लॉ. एंड फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux per unit time. मतलब हम ये कह सकते हैं E जो है वो प्रोपोर्शनल टू, अगर एवरेज ईएमएफ है इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा. एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट अपन ऐड करेंगे, ये माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. कांस्टेंट यहाँ पे 1 के इक्वल होता है और जो माइनस है वो लेंस लॉ को शो करता है. ये नेगेटिव साइन इसके प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन को बताता है. तो हम कहेंगे कि जो नेगेटिव साइन शोज लेंस लॉ. लेंस लॉ क्या होता है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे. नेगेटिव साइन शोज द लेंस लॉ को शो करता है. तो ये अपन कह रहे हैं एवरेज ईएमएफ माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा. और उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन
टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बेटा, टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो है, वेरी स्मॉल है, तो उस केस में अपन कह सकते हैं डेल्टा फाई आल्सो टेंड्स टू जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज ईएमएफ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो माइनस डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी के इक्वल होगा। तो ईएमएफ ई इक्वल्स टू माइनस टी फाई बाई डी टी के इक्वल होगा। ई इक्वल्स टू माइनस टी फाई बाई डी टी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ है। The magnetic flux linked with a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t as phi equals to 5t square minus 4t plus 1. Find the induced EMF in the circuit at t equals to 0.2 second. Induced EMF E equals to minus d phi by dt है। हालांकि यहाँ पर अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, माइनस साइन केवल डायरेक्शन को बताता है। तो d बाई डी टी ये हमने लिखा 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 के इक्वल है, और यहाँ से अपन कह सकते हैं 5t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t माइनस 4 हो गया। तो E एट t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड ये अपने को फाइंड करना। तो 10 इंटू 0.2 माइनस बटा 4 हो गया। तो ये अपने को मिला 2 माइनस 4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट बेटा। ये अपन कह रहे कि इसका आंसर होगा। मैग्नीट्यूड अपने को लेना है तो 2 वोल्ट के इक्वल आएगा। सर 2 वोल्ट, हाँ वोल्ट बेटा, ईएमएफ की जो यूनिट है वो वोल्ट होगी। हाँ सर। प्लस और टाइम का कर्व दे रखा है और ईएमएफ वर्सेस टाइम कर्व प्लॉट करना है। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और माइनस डी फाइव बाई डी टी को अपन कह सकते हैं माइनस ऑफ स्लोप बेटा। डी फाइव बाई डी टी क्या होता है? फाइव टी कर्व का स्लोप होता है बेटा। तो अपन कह रहे हैं कि माइनस इंटू स्लोप वो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से बेटा, ये जैसे जीरो है, ये टाइम t1 है, ये t2 है और ये t3 है। अगर मैं t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू t1 की बात करता हूँ, तब बेटा स्लोप कैसा है इसका? पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ईएमएफ बेटा क्या होगा? नेगेटिव होगा, बट कांस्टेंट होगा, है ना। t1 तक स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो अभी अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होगा ये बेटा, ये नेगेटिव हो गया और कांस्टेंट हो गया। फिर अपन कह रहे कि t इक्वल्स टू t1 टू t इक्वल्स टू t2 बेटा। t1 से अगर t2 की बात करें तो स्लोप क्या है? जीरो। स्लोप जीरो है तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या होगा? जीरो। मतलब अपन कहेंगे कि इस केस में इंड्यूस ईएमएफ जीरो के इक्वल होगा। ये बेटा जीरो हो गया। फिर अपन कह रहे t इक्वल्स टू t2 टू t3 बेटा। t इक्वल्स टू t2 टू t3, उस केस में स्लोप कैसा है बेटा? तो ये स्लोप क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज स्लोप नेगेटिव होता है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था तो जो स्लोप पॉजिटिव है, तो उस केस में स्लोप नेगेटिव है। और स्लोप जब अपन कह रहे कि नेगेटिव है तो इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव स्लोप का, तो क्या मिला? पॉजिटिव मिला और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होगा। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इसका कर्व अपने को मिलेगा। तो अभी अपने को ये पता चला कि अगर फाइव टी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप है वो अपने को इंड्यूस ईएमएफ लेंस लॉ, लेंस लॉ। फर्स्ट अपन कहेंगे लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स लेंस लॉ is a consequence of
the energy conservation law. Energy conservation law. लेंस लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। मतलब लेंस लॉ में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, इसको आगे मैथमेटिकली भी अपन प्रूव करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी दैट टर्न्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है और जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी दैट टर्न्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी लेंस लॉ है क्या, तो यहाँ पे अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो अपन कह रहे कि करंट प्रोड्यूस होती है या ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द इंड्यूस करंट, the induced current produced in a circuit always flow in such a direction that it opposes the change or cause that produced it। स्कूल के एग्जाम में भी बेटा जब डेफिनेशन पूछा जाए तो सेम एज इट इज जो मैंने लिखवाई है वही लिखना है। द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लो in such a direction that it opposes the change or cause that produce it। मतलब अपन कह रहे कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है उसको वो हमेशा अपोज करेगा। अभी अपोज किस टाइप से करेगा उसको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अपने पास ये एक करंट कैरिंग लूप है, एक दूसरा करंट कैरिंग लूप है, ये तीसरा करंट कैरिंग लूप है और ये बेटा अपन कह रहे कि फोर्थ है। अभी जैसे यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्शन देखो किस टाइप से इंड्यूस होगा वो अपन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ये चार डिफरेंट कंडीशन अपने ली है। फर्स्ट कंडीशन में अपन कह रहे नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है और दूसरा अपन कह रहे कि क्लोज लूप है। ये सपोज बेटा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल। अभी मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ पोल बेटा इसके पास में आ रहा है, सपोज किसी वेलोसिटी v से इसके पास में आ रहा है और हम ऑलरेडी पहले ये पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग लूप या अपन कह रहे कि जो करंट कैरिंग लूप है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो अभी अपन कह रहे कि जब फ्लक्स इससे पास होगा, फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा तो इस कोयल के अंदर इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस करंट उस टाइप से प्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि नॉर्थ पोल में का पास में आने का अपोज होना चाहिए। तो बताओ बेटा नॉर्थ पोल का अपोज कैसे होगा, जब ये भी ये जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल का। अभी नॉर्थ पोल है तो करंट बेटा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एन के टर्मिनल की जो डायरेक्शन होगी वही करंट होगी। तो अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा तो ये नॉर्थ पोल होगा, इसके बैक वाला जो पोल है वो साउथ पोल होगा। क्लियर बेटा, क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, अगर एक फ्रंट नॉर्थ है तो दूसरा फ्रंट क्या होगा बेटा, साउथ होगा। तो अभी अपन कह रहे कि इसमें करंट की डायरेक्शन एन के टर्मिनल की डायरेक्शन के बराबर होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बेटा करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही बेटा नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, सपोज वी वेलोसिटी से नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो बताओ करंट किस डायरेक्शन में बेटा होगी इसमें, एस
एस, साउथ पोल यस, तो क्योंकि बेटा क्लॉक। साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल को, और साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि इसके दूर जाने का अपोज होगा, और ये बेटा डायरेक्शन साउथ के टर्मिनल मतलब क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अभी मैं कह रहा हूँ कि थर्ड केस में साउथ पोल पास में आ रहा है, और जब साउथ पोल पास में आएगा तो बेटा अपन कह रहे कि किस टाइप का टर्मिनल होगा ये, साउथ। साउथ, क्योंकि साउथ साउथ में ऑपोजिशन होता है, तो ये साउथ हो गया, मतलब करंट क्लॉकवाइज होगा। अगर बेटा अपन कह रहे यही साउथ पोल दूर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और अपन कह रहे कि नॉर्थ के टर्मिनल की डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि करंट इंड्यूस लेंस लॉ से हम इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं कि लेंस लॉ जो है वो जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसका हमेशा क्या करेगा बेटा, ऑपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ does not depends on the nature of the coil and its resistance। नेचर ऑफ द कोयल एंड इट्स रेजिस्टेंस, अपन कह रहे कि उसके रेजिस्टेंस और उस कोयल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम इंड्यूस करंट की बात करेंगे वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे इंड्यूस करंट will depends induced current will depends on द रेजिस्टेंस पर, कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है उस पर अपन कह रहे कि इंड्यूस करंट है वो डिपेंड करेगी। यस, अभी बेटा अपन कह रहे एक इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल अपन देखे, और अपनी को ये बताना है कि उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी और एक्सीलेशन बेटा किस टाइप से अफेक्ट करेगा। जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल है, इस टाइप से बेटा एक मैग्नेट है, ये जैसे एक मैग्नेट है, ये सपोज अपन कह रहे कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है। ये बेटा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये इस टाइप से बेटा फ्री फॉल कर रहा है, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। अभी अपन कह रहे कि जब ये नीचे आ रहा है तब उसका एक्सीलेशन a1 है, और जब ये बाहर निकल चुका है तब अपन कह रहे कि एक्सीलेशन a2 है। तो अभी बेटा अपनी को ये पूछा गया है कि a1 और g में क्या इफेक्ट होगा, a1 ग्रेटर देन g होगा एंड a2 लेस देन g होगा, b a1 लेस देन g होगा एंड a2 ग्रेटर देन g होगा, c कह रहा है a1 लेस देन g एंड a2 लेस देन g है, एंड d बेटा a1 ग्रेटर देन g एंड a2 ग्रेटर देन g है। ये बेटा अपन कह रहे कि रिलेशन इसमें से बताना, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल है ना, तो अपने को बताना है कि उसमें करंट की डाटा सॉरी a1 a2 g के साथ में किस टाइप से अफेक्ट होगा वो अपने को फाइंड करना। हाँ सर। अभी अपन कह रहे हैं कि जब ये बेटा नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली अपन कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या होगा बेटा, साउथ पोल, ये साउथ है तो नीचे वाला साउथ होगा, और सॉरी नीचे वाला नॉर्थ होगा, ऊपर वाला साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, इसके नीचे वाला नॉर्थ पोल है बेटा, और वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बेटा अपन कह रहे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, अपन कह रहे कि इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स बेटा अपवार्ड लगेगा और mg नीचे, तो इस केस में भी बेटा a2 क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, लेस देन g होगा।
इसमें भी एक्सीलरेशन पहले से कम होगा और इसमें भी अपन कह रहे कि जो एक्सीलरेशन है वो लेस देन जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। A1 and A2 both will be less than G. Direction of induced current in the coil. One more example कि जैसे अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक लूप है बेटा, ये लूप v स्पीड से दूर जा रहा है, इसमें करंट I है और I कांस्टेंट है बेटा, एक कांस्टेंट करंट अपन कह रहे कि फ्लो हो रही है और ये लूप v स्पीड से दूर जा रहा है। तो इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा वो अपने को बताना है। थर्ड कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सर्कुलर लूप है और इसके सेंटर पर बेटा अपन कह रहे एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और आई इक्वल्स टू बेटा आई जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है ना। तो अपने को पूछा गया है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगा, वो बेटा अपने को फाइंड करना होगी। नॉर्थ नॉर्थ में अपोज होगा तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसको थोड़ा फिल करना बेटा, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब अपन कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल को मैंने ऐसे रखा तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और इस लूप के अंदर जा रही है। तो लूप के अंदर फील्ड लाइन जा रही है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो ये लूप भी एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और नॉर्थ नॉर्थ में ऑपोजिशन होगा। तो अपन कह रहे हैं कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लियर? यस। अभी सेकेंड केस में क्या होगा, करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम बेटा इनवर्ड है। अभी इस लूप को दूर ले जा रहे हैं, अब लूप को दूर ले जाएंगे तो धीरे धीरे फील्ड बेटा क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज लूप विल बी डिक्रीज और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होने का क्या सेंस है यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ पोल दूर ले जा रहा हूँ और नॉर्थ पोल दूर ले जाऊंगा तो इसमें अपन कह रहे कि करंट साउथ पोल के टर्मिनल की तरह होगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये भी कह सकते हैं ना कि लाइक रेडियस वो ज़्यादा हो रहा है इसलिए। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो फील्ड डिक्रीज हो रहा है और फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अपन इसको कैसे रिलेट करेंगे भी, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तभी तो फील्ड कम होगा बेटा इसमें, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा ताकि उसको अट्रैक्ट करेगा। और साउथ है तो साउथ के टर्मिनल की डायरेक्शन हो गया बेटा ये साउथ के टर्मिनल की डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा। ये अपने को फाइंड करना। एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर एक कंडक्टर रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें आई करंट आउटवर्ड है। इसको अपन दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, इस टाइप का डायग्राम है और हमें पूछा गया है कि उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगा। सर क्लॉकवाइज। नो, नो करंट विल बी इंड्यूस, क्योंकि बेटा अभी जो इस स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, स्ट्रेट कंडक्टर की फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर होगी। सेंट्रल का। क्या इसके एरिया में से पास हो रही हैं? नहीं हो रही हैं, मतलब फील्ड लाइंस अच्छा। ऐसे पास होनी चाहिए, इसके अंदर से पास होनी चाहिए, तब फ्लक्स है वो पास होगा। अभी अपन कह रहे अच्छा। ये फील्ड लाइंस इसके एरिया को कट करती हुई पास नहीं हो रही हैं, इसका मतलब अपन कह रहे नो करंट विल इंड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है और फ्लक्स जीरो है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे नो करंट विल इंड्यूस। क्लियर? यस सर। चलो अभी जैसे अपन कह रहे कि वन मोर होगी वो अपने को फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन अपन कह रहे कि एक सर्कुलर कोइल के पास से जा रहा है और अपने को पूछा गया है कि इस कोइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना। ये जैसे पॉइंट बेटा ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है।
सोचो क्या हो सकता है, वो हम कह सकते हैं। पास में आया बेटा तो करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो अंदर की तरफ है, इसका मतलब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है, और नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी बेटा, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और नॉर्थ पोल है तो बेटा कैसी डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। जब हाँ, इलेक्ट्रॉन ए टू बी आएगा तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगी। बोलो कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो, अभी अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन बी टू सी जा रहा है बेटा। केस वन में ए टू बी हमने लिया, एंड केस टू में हम अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन बी टू सी जा रहा है, और बी टू सी मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि करंट विल डिक्रीज, और करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब अपन कह रहे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब नॉर्थ पोल दूर जाएगा, मतलब ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और साउथ पोल है तो डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। हाँ, क्लियर? यस सर। चलो, वन मोर एग्जांपल अपन देखेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, बी फंक्शन ऑफ टाइम है, और टाइम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक लूप हमने लिया है, ये बेटा अपन कह रहे कि ऐसा लूप है, ये हम कह रहे पी क्यू आर एस टी यू वी बेटा। ये अपन कह रहे कि एक लूप कुछ इस टाइप से है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन, find the direction of induced current, find the direction of induced current in wire TU। TU जो वायर है उसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगा वो अपने को फाइंड करना है। मतलब फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो जब दो लूप दे रखे हैं और दोनों लूप बेटा कनेक्टेड हैं कुछ इस टाइप से, तो हम कह रहे हैं कि बड़े वाले लूप, और यहाँ पे बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो उसके पास में आने का अपोज होना चाहिए, मतलब ये भी लूप नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। छोटा लूप और बड़ा लूप दोनों नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, बट बड़े लूप का ईएमएफ ज्यादा इफेक्टिव है, तो छोटे लूप में डायरेक्शन करंट की बड़ा वाला लूप डिसाइड करेगा। तो बड़े में एंटी क्लॉकवाइज है तो उसी डायरेक्शन को अपन कंटिन्यू करेंगे, तो छोटे वाले लूप के अंदर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर? यस। सॉरी, क्लोज्ड सर्किट है तो उसमें करंट है वो इंड्यूस होगी, अगर सर्किट ओपन है तो बेटा कोई करंट इंड्यूस नहीं होती। तो इंड्यूस करंट अपन बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड एंड having circuit is closed and having resistance R, then induced current I, और I को बेटा अपन लिख सकते हैं I इक्वल्स टू
E अपॉन आर के इक्वल होगा। इंड्यूस करंट E बाई आर के इक्वल होगा, और उसको हम कह सकते हैं -1 अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होगा। तो आई इक्वल टू बेटा ई की वैल्यू बेटा हमें पता है, ई इंड्यूस ईएमएफ हमने फाइंड किया -d5/dt, और ये वैल्यू अपन रखेंगे तो इंड्यूस करंट -1 अपॉन आर d5/dt के इक्वल होगा। नेगेटिव साइन वही बेटा लेंस लॉ को शो करता है। फिर इंड्यूस करंट के बाद में अपन बात करेंगे इंड्यूस चार्ज बेटा। कितना चार्ज अपन कह रहे कि उस कॉइल में से फ्लो होगा गिवन टाइम में, तो इंड्यूस चार्ज मतलब डेल्टा क्यू का, वो अपन फाइंड करेंगे। अभी जैसे बेटा आई अपने को मिला, आई इक्वल टू हमने कहा 1 अपॉन आर d5/dt के इक्वल है। और अगर मैं यहाँ पर आई की बात करता तो आई क्या होगा बेटा dq/dt, और उसको हम लिख सकते हैं -d5 अपॉन आर dt। ये हमने लिखा -d5 अपॉन आर dt, और उसको बेटा अपन कहेंगे कि dq दैट विल dt से dt बेटा क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो dq इक्वल्स टू -d5 अपॉन आर के इक्वल होगा। और अगर बेटा अपन कह रहे यहाँ से बेटा टोटल डेल्टा क्यू अगर अपने को फाइंड करना है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हम कह सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन d5/r के इक्वल होगा। ये बेटा 5i टू 5f, और उसको हम कह सकते हैं माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस r के इक्वल होगा। मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि डेल्टा क्यू टोटल चार्ज इंड्यूस, वो अपन कह रहे माइनस इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स डिवाइड बाय आर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इंड्यूस करंट होगा 5i माइनस 5f। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर हम कह रहे एरिया कांस्टेंट है और बी टाइम के साथ में चेंज हो रहा है ना, तो हम इनिशियल फ्लक्स को लिख सकते हैं बी आई इंटू ए, और फाइनल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं बी एफ इंटू ए। तो उस केस में डेल्टा क्यू को क्या लिखेंगे देखो, तो यहाँ से अपन अगर फील्ड दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं, ए को कॉमन ले लिया, और ये होगा बी आई माइनस पी एफ अपॉन आर के इक्वल होगा। ये अपन करेंगे टोटल इंड्यूस चार्ज। अभी इंड्यूस चार्ज के बाद में अपन देखेंगे इंड्यूस हीट कितना होगा। तो नेक्स्ट अपन कह रहे कि कभी कभार क्वेश्चन में अपने को पूछा जाएगा कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अपन इंड्यूस करंट के कारण हीट है इसलिए इंड्यूस हीट कहेंगे, और उस हीट को अपन लिखेंगे H इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर टी टी। आई अपन फाइंड कर लेंगे और लिमिट 0 टू t। अगर ईएमएफ दे रखा है तो हम उसको ई स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी लिमिट 0 टू t। जो सिंपल हीट का फॉर्मूला अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, वही फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Magnetic field changes at the rate 0.4 Tesla per second in a square coil of side 4 cm kept perpendicular to the field. If the resistance of the coil is 2 into 10 to the power minus 3 ohm, then find the induced current. 2 into 10 to the power minus 3 ohm। और अभी इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, सॉरी इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट के लिए बेटा अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी। अब बेटा फाई क्या होता है, फाई होता है बी इंटू ए, बेटा बी डॉट ए होता है, और उसने कहा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए अपने बी ए सिंपल लिख दिया, और इसको बेटा अपन पुट करेंगे तो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी बाई डी टी
बी ए वेक्टर। सेम डायरेक्शन में है या फिर परपेंडिकुलर? मतलब ये कह रहा है स्क्वायर कोइल ऑफ साइड कैप परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब प्लेन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर बी के डायरेक्शन में होगा। अच्छा। है ना, जो लैंग्वेज दे रखा है वो कह रहा है कि जो कोयल है उसको हमने फील्ड के परपेंडिकुलर रखा, मतलब ऐसे है, उसका प्लेन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर है वो उसके पैरेलल हो गया, इसलिए cos जीरो अपन मान लेंगे। और यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, a बाई आर इंटू डी बी बाई डी टी के इक्वल होगा। अभी वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू अपने पास 16 इंटू टेन एस पावर माइनस फोर, एंड r की वैल्यू 2 इंटू टेन एस पावर माइनस थ्री, एंड डी बी बाई डी टी अपन कह रहे कि 0.4 के इक्वल है। माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 8 हो गया, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 8 इंटू फोर होता 32, और पॉइंट एक और आ जाएगा, तो ये अपने को 0.32 एम्पियर होगा, ये इंड्यूस करंट है। इन ए सर्किट ए coil of resistance 2 ohm, magnetic flux changes from 2.0 Weber to 10.0 Weber in 0.2 second. Then find the change a charge flow in the coil. कोयल में कितना चार्ज फ्लो होगा वो अपने को फाइंड करना है। फाइव आई माइनस फाइव एफ बाई या आर। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाइव अपॉन आर बेटा। तो ये आपने लिखा 5 फाइनल 10 माइनस बेटा अपन करेंगे 2 डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे टाइम नहीं लिखेंगे बेटा, चार्ज फ्लो है तो माइनस डेल्टा फाइव अपॉन आर हो जाएगा, तो ये अपने पास यस, एन। माइनस ऑफ टू, टू माइनस 100। हाँ तो ये अपने पास 4 आ गया, सही है, 4 कूलम, दैट इज द नहीं, आंसर। लेकिन वो फाइव इनिशियल माइनस फाइव फाइनल था ना, हाँ इसलिए टू हाँ माइनस होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो अपन कह रहे कि डायरेक्शन को बताता है, तो अपन नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ओके। है ना, क्योंकि ये केवल लेंस लॉ को बताता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन को अपन कह रहे कि नेगेटिव साइन बताता है। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इस यहाँ पे अपन कहेंगे कि ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स induced, EMF induced in a moving तो conductor, in a moving conductor is called motional EMF। अपन कह रहे हैं कि जब कोई कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है और उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको अपन मोशनल ईएमएफ कहेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट अपन देखेंगे मोशनल ईएमएफ यूजिंग लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स से अपन उसको डिफाइन करेंगे, मोशनल ईएमएफ यूजिंग लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स बेटा किसे कहेंगे लॉरेंस फोर्स? वो ई प्लस वो वाला किसे कहेंगे? ई प्लस when a conductor, when a conductor moving in a uniform magnetic field, uniform magnetic field as shown in diagram, as shown in diagram, then the free electrons present
in conductor free electron present in conductor will experience the magnetic force will experience the magnetic force, and due to the electrons gathered at one end and becomes negatively charged, and another end due to deficiency of electrons becomes positively charged becomes positively charged अभी देखो क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे अपन कह रहे कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के साथ में मोशन करेंगे, तो बेटा अपन कह रहे कि V क्रॉस B, और इस पर अपन कह रहे कि फोर्स डाउनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो P एंड है दैट बिकम्स नेगेटिव, और जो Q एंड है दैट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि Q रीजन में से इलेक्ट्रॉन्स P रीजन में आ गए। अभी बेटा अपन कह रहे एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपन कह रहे कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स माइनस ई वी क्रॉस बी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक अपन कह रहे कि पी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जब तक अपन कह रहे कि इस पर लॉरेंस फोर्स जीरो ना हो जाए, मतलब एक कंडीशन, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें मिलेगी जब लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा टर्मिनल बेटा अपन कह रहे कि नेगेटिव चार्ज हो जाता है, अनदर एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इसको आगे लिखेंगे, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, दिस चार्जेस will produce electric field will produce electric field and due to field electrons experience the electric force, electrons experience the electric force। अभी बेटा अपन कह रहे कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन होगा, तो हम कह रहे कि जब तक लॉरेंस फोर्स जीरो ना हो जाए, इस नोट करो इसको, विल बी जीरो। अभी लॉरेंस फोर्स हमने कहा था क्या होता है, तो लॉरेंस फोर्स हमने कहा था force due to electric field and force due to magnetic field that becomes zero। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा फोर्स E इंटू ई वैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण बेटा माइनस ई इंटू बेटा वी क्रॉस बी वैक्टर के इक्वल होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस बचेगा। तो अभी अपन कह रहे जो E है वो E से कैंसिल आउट हो गया,
ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V क्रॉस B वेक्टर के इक्वल होगा। हमें बेटा क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल होता है E इंटू एल, E इंटू एल बेटा। और यहाँ से अपन कह रहे हैं कि अगर E की बात करें तो E होता है बेटा EMF अपॉन लेंथ, इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं E डॉट एल वेक्टर होगा, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ E वेक्टर और वो E अपॉन एल, तो हम कह सकते हैं बेटा E दैट विल बी इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर के इक्वल होगा। ये बेटा वेक्टर फॉर्म में अपने लिखा V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसको एक फॉर्मूला तो ये अपने को मिला E इक्वल्स टू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट एल वेक्टर। अगर अपन कह रहे हैं कि B और V, जैसे अपने कंडक्टर लिखा है यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू L वेक्टर। B V L तीनों बेटा अपन कह रहे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब V क्रॉस B एक ऐसे वेक्टर हैं जो L के पैरेलल हो गया बेटा, V क्रॉस B इंटू बेटा अपन कह रहे कि L हो गया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो V क्रॉस B बेटा सिंपल EMF को अपन क्या लिख सकते हैं, B V L के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे विथ माइनस साइन भी अपन यहाँ पे लगाएंगे, तो ये अपने को मिला B V L के इक्वल होगा। और इसको बेटा अपन कह रहे कि अगर यहाँ पे एक नोट करके अपन लिख लेते हैं, 4, ये तो मैंने स्ट्रेट कंडक्टर लिखा था बेटा। अभी अपन कह रहे कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, इरेगुलर अपन कह रहे कि शेप का कंडक्टर है, तो क्या होगा, तो 4 इरेगुलर कंडक्टर, तो उस केस में बेटा अपन कहेंगे EMF E इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं V क्रॉस B डॉट DL के इक्वल होगा। E इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल V क्रॉस B डॉट DL के इक्वल होगा। और यहाँ पे बेटा देखो किस टाइप से, ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, और उसको बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन मोशन करवा रहे हैं। ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अपन कह रहे कि मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बेटा अपन कह रहे कि v है। तो इस केस में बेटा अपन कह रहे कि जब L लेंगे तो वो अपन दोनों एंड के बीच का इफेक्टिव लेंथ लेंगे, ये बेटा लेंथ लेंगे, है ना, दोनों का जो इफेक्टिव लेंथ है वो अपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बेटा क्या है इसमें, कि जो अपने यहाँ पे कंडक्टर देखा, उस कंडक्टर में अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, तो ये देखो अभी अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट एक सेल अपन ड्रॉ करें, तो जो Q टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, और अपन कह रहे कि P टर्मिनल नेगेटिव होगा। डायरेक्शन कैसे बेटा ये डिसाइड करेंगे, तो देखो हम कह रहे कि V क्रॉस B एक फोर्स लगता है, V बेटा कहाँ पर है, हॉरिजेंटल, B कहाँ पर है, अंदर है, तो राइट हैंड थंब रूल से बेटा अपन कह रहे कि नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स नीचे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर, V क्रॉस B से। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव। अगर इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछा जाए तो इंड्यूस करंट P से Q की तरफ फ्लो होगा, है ना, जो करंट इंड्यूस होगी वो इंड्यूस करंट अपन कह रहे कि P से Q बेटा, क्योंकि सेल अगर है, बैटरी है, तो बैटरी के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होती है। क्लियर होता है यहाँ तक। बट इस डायरेक्शन को अपन देंगे कैसे, तो डायरेक्शन को अपन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देंगे। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपने को पूछा जाता है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड रूल से अपन देंगे।